सुंदर नगर में चंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके 4 बेटे थे। वे भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती थे। चंदर की पत्नी का देहांत हो चुका था। चारों बेटे और चंदर राजा के यहाँ नौकरी करते थे। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 5 सेर जौ के दाने देकर टाल देता था। घर आकर वे स्वयं भोजन बनाते थे। इतने कम अनाज में उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए इतने कम खाने में वे हमेशा भूखे ही रह जाया करते थे। कई बार चंदर के मन में राजा की नौकरी छोड़ने का विचार भी आया, किंतु यह सोचकर वे अपने विचार को मन से त्याग देता था कि यदि वे उसकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर जाकर भी नौकरी करेगा तो राजा उसे अवश्य तलाश करवा लेगा और फिर उसको उसके परिवार सहित सूली पर लटकवा दिया जाएगा। एक दिन चंदर भोजन तैयार करने के लिए चूल्हे में आग दहका रहा था कि पड़ोस की एक बुढ़िया ने उसे आकर समझाया, ए चंदर, तुम्हारे 4 जवान बेटे हैं, फिर भी तुम चूल्हा झोंकते हो। तुम अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर लेते? घर में एक बहू आ जाएगी तो कम से कम तुम लोगों को चूल्हा तो नहीं झोंकना पड़ेगा। उस बुढ़िया को शायद ये मालूम नहीं था कि चंदर के बड़े बेटे नंद किशोर की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। तब चंदर ने बुढ़िया को बताया, चाची, नंद किशोर की शादी हुए तो 2 साल बीत चुके हैं। मगर उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया और फिर चूल्हे में फूंक मारने लगा। क्यों रे, क्या हुआ चंदर? मुझे भी तो बता क्या हुआ? बुढ़िया ने उत्सुकतावश पूछा। क्या बताऊं चाची? चंदर ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, उसकी बहू अपनी माँ के घर पर ही है। माँ के घर क्यों? तूने उसे वहाँ क्यों छोड़ रखा है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं वो उसे वहाँ से लेकर आए? बुढ़िया ने चंदर को सुझाव दिया। कैसे लाए चाची? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं है जिस पर वे बेचारी आकर बैठ भी सके, और फिर नंद किशोर के पास ऐसे कपड़े भी नहीं चाची जिन्हें पहनकर वे अपने ससुराल जा सके। अरे वाह रे वाह चंदर, बस इतनी सी बात है? मैं तो समझी थी कोई बड़ा बखेड़ा है। चल, तुम्हें कपड़े मैं दूंगी, तुम नंद किशोर को उसके ससुराल भेजने का प्रबंध करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, कहकर बुढ़िया अपने घर चली आई। चंदर की समझ में बुढ़िया की बात आ गई। उसने कपड़े लेकर अपने बेटे नंद किशोर से कपड़े पहनकर ससुराल जाने के लिए कहा तो वह तैयार होकर चला गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई और 3 दिन वहाँ रहने के बाद नंद किशोर अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। परंतु रास्ते में उसने सोचा कि उनके घर में तो कोई चारपाई भी नहीं है जिस पर वे अपनी पत्नी को बिठा सके। तब उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने अपनी पत्नी को सीधा उस बुढ़िया के घर पर ही उतार दिया और जब वह अपने घर खाली हाथ आया तो चंदर ने उससे उसकी पत्नी के बारे में मालूम किया तो उसने सब कुछ अपने पिता से बता दिया। फिर वे राजा के यहाँ नौकरी पर चले गए। बुढ़िया ने नंद किशोर की पत्नी की खूब खातिरदारी की और फिर वह बोली, आओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। बुढ़िया की बात सुनकर नई नवेली बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि क्या यह उसका घर नहीं है। तब उसने हिचकिचाते हुए बुढ़िया से पूछा, क्यों माँ जी, क्या ये मेरा घर नहीं है? फिर बुढ़िया ने जो कुछ सच था उसे बता दिया और उसे उसके घर छोड़ आई। अपने पति के घर में घुसकर बहू ने देखा तो उसे बहुत बुरा सा वह घर लगा। घर के अंदर जगह जगह चूल्हे बने हुए हैं। चूल्हों की राख बिखरी पड़ी है। एक कोने में टूटी हुई चारपाई पड़ी है। बर्तनों के नाम पर घर के अंदर टूटी फूटी 4-5 प्लेटें हैं। कपड़ों को उठाकर देखा तो उन फटे पुराने कपड़ों पर धूल जमी पड़ी है। अपने ससुराल के घर की हालत देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। अब वे सोचने लगी कि पिछले जन्म में उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा भगवान उसे इस जन्म में दे रहा है। बहू हिम्मत वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद वह उठी और घर की सफाई में जुट गई। सारा घर साफ किया। आंगन में फैली चूल्हों की राख, जगह जगह बने चूल्हे तोड़कर उसने एक चूल्हा तैयार किया। फिर वह अपने पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम होने जा रही थी परंतु उनमें से अभी तक कोई भी सदस्य घर पर नहीं आया था। बहू को बेचैनी होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वह अकेली।
उसे चिंता होने लगी कि कहीं कोई गैर आदमी आकर उसके साथ दुराचार ना करने लगे। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, किंतु उसे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। तभी उसका पति और ससुर अपने बेटों के साथ घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर की हालत बिल्कुल बदल चुकी है। यह देखकर वे सब बहुत खुश हुए। परंतु जब चंदर की निगाह चूल्हों की तरफ उठी तो उसने बहू से कहा, बहू, ये तुमने क्या किया? तुमने तो सब चूल्हे ही खत्म कर दिए। अब हम खाना कहाँ पर बनाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो बापू, आज से इस घर के अंदर एक ही चूल्हे पर खाना बनेगा और हम सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है बहू, अब जैसी तेरी मर्जी। और फिर चंदर ने जौ के वे दाने जो हर रोज राजा उन्हें देता था अपनी बहू के सामने रख दिए। इतने कम भोजन को देखकर बहू ने पूछा, क्या राजा आपको केवल इतने ही जौ देता है? हाँ बेटी, चंदर ने बताया, राजा जो कुछ देता है वही हम ले आते हैं। राजा की बात टालने की हिम्मत किसमें है बेटी? ससुर की बात सुनकर बहू कुछ सोचने लगी। फिर वे बोली, तुम सब लोग दब्बू हो। राजा के लिए तुम इतनी मेहनत करते हो और राजा तुम्हें थोड़े से जौ देकर बहका देता है। कल तुम उनसे कहना कि वह इससे 3 गुना जौ देगा तो ही काम करेंगे। उनको जरूरत होगी तो तुम लोगों से काम कराएंगे। और सुनो, तुम डरना मत। नंद किशोर ने कहा, भाग्यवान, तुम नहीं जानती राजा को। हमारी बात सुनकर वे हमारी जवान कटवा देंगे। तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, अपना हक उनसे मांग रहे हो। और जो अपना हक नहीं मांग सकता वह कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बात मानो, राजा से कल तुम यही बात कहना तो सही। राजा जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तब चंदर ने बहू को आश्वासन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे जैसा वे कह रही है। और फिर अगले रोज पूरा दिन काम करने के बाद राजा ने उन्हें जौ दिए तो चंदर ने उनसे 3 गुना जौ देने की मांग की। राजा ने कोई प्रतिवाद ना किया और उन्हें 3 गुनी मात्रा में जौ दे दिए। वे खुशी खुशी अपने घर वापस आए। बहू के सामने उन जौ को रखा। बहू ने देखा कि जौ कल से 3 गुना अधिक हैं। तो उसने पूछा, राजा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? नहीं बहू, उन्होंने चुपचाप हमें 3 गुना जौ दे दिए, चंदर ने बताया। बहू जौ लेकर पिछले दिन की तरह बुढ़िया के घर गई और उन्हें पीट लाई। फिर उसने रोटियां और सब्जी बनाकर खाना परोसा। खाना खाकर सबने बहू को दिल से दुआएं दी। देवरों ने भाभी की खूब प्रशंसा की। बहू होशियार थी, वे अकल से काम लेती थी। राजा द्वारा दिए गए जौ में से वे आधे जौ बचाकर रख देती थी। 1 महीना उसने यही काम किया। फिर अगले दिन उसने अपने पति से कहा, ए जी सुनो, आज तुम राजा से कहना कि इतने जौ से हमारा काम नहीं चलता। वे कुछ न कुछ जौ की मात्रा और बढ़ा दे। शाम को काम निपटाने के बाद बाप बेटे राजा के पास गए और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा ने बिना भू पटाक के जौ की मात्रा फिर 3 गुना कर दी। वे जौ लेकर घर आए। तब बहू ने जौ को देखकर अपने ससुर से कहा, बापूजी, तुम लोग कल से राजा के यहाँ काम करने नहीं जाओगे। फिर हम लोग क्या खाएंगे बेटी? बहू की बात सुनकर चंदर ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मैंने काफी अनाज बचा बचा कर इकट्ठा कर लिया है। तुम लोग बाजार में कोई दुकान देख लो और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कर दो। भगवान ने चाहा तो हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। बहू की बात चंदर की समझ में आ गई। दूसरे दिन चंदर ने बाजार में एक दुकान का प्रबंध कर लिया। उसमें बहू द्वारा बताई गई योजना के अनुसार अनाज बेचने का काम शुरू कर दिया। शुरू में तो दुकान पर कम ही ग्राहक आए, लेकिन फिर उनकी दुकान चल निकली। दुकान चलती देख चंदर तथा उसके बेटों की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे घर के लिए भी कुछ न कुछ सामान जुटाने लगे। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, तुम रोजाना घर पर खाली हाथ चले आते हो। तुम्हारी यह बात अच्छी नहीं है। रास्ते में जो कुछ मिला करे उसे उठा लाया करो। ससुर ने बहू की बात को गांठ बांध लिया और अगले ही दिन वे रास्ते में पड़ी किसी भी वस्तु को छोड़कर नहीं आते थे। रास्ते में यदि उसे कागज भी मिल जाता तो वह उसे भी नहीं छोड़ता था और बहू उन सब चीजों को घर के एक कोने में जमा करती रहती थी। चंदर रोजाना कुछ न कुछ लेकर घर में घुसता था,
किंतु आज उसे रास्ते भर कुछ ऐसी वस्तु ना दिखाई दी जिसे उठाकर वे अपने घर ले जा सके। वे एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक मरे हुए सांप पर पड़ गई। वे झटपट उसके पास पहुंचा। उसने देखा कि सांप सचमुच मरा हुआ था। उसने सोचा कि वह उस मरे हुए सांप को उठाकर ही अपने घर ले जाए। यदि वे घर में कुछ भी लेकर नहीं घुसा तो उसके बेटे की बहू कहीं उससे नाराज ना हो जाए। तब चंदर ने एक लकड़ी पर उस सांप को उठा लिया और उसे ही अपने घर ले आया। बहू ने जब अपने ससुर के हाथ में मरा हुआ सांप देखा तो वे उछलकर बोली, अरे यह क्या उठा लाए पिताजी। फिर कुछ सोचने के बाद वे बोली, खैर कोई बात नहीं, अब आप इसे ले ही आए हैं तो छत पर फेंक दो। चंदर ने उसको तुरंत छत पर फेंक दिया। यह संयोग ही था कि एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वह तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार को छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वह सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हीरो का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वह हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे। राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जब यह बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों के जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक मिला नहीं था। अगले दिन राजा ने पुनः नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने दरबार में नहीं पहुंचाया है। किसी को यदि हार के बारे में मालूमात हो तो वह तुरंत दरबार में आकर निडरता से राजा को बताए। यह ऐलान भी नंद किशोर की बहू ने सुना। फिर जब शाम को उसके पति, ससुर और देवर सब घर में आए तो बहू ने जिक्र किया, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई है या राजा की कोई चाल है। बहू की बात सुनकर चंदर ने कहा, नहीं नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है, हम उसे जानते हैं, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हार वास्तव में चील ले उड़ी है। और फिर राजा को उसके ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी की छत पर है। नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम बेटी कि हार कूड़े में मिलेगा। चंदर ने उत्सुकतावश पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। आप मेरी बात मानो, राजा के दरबार में झूठ मूठ की पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसी सूचना राजा को दे दो। बहू तुम क्या कहती हो। चंदर को क्रोध आया। अगर वहाँ हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़वा देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चंदर सहम कर पीछे हटा। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप वैसा ही करें जैसा मैं आपसे कह रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। फिर चंदर ने बहू की बात मान ली और एक कागजों की पोथी लेकर वह राजा के दरबार में पहुँचा। वहाँ उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसके बेटे की बहू ने उसे समझाई थी। इधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल आई। चंदर की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। संयोग से हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा सहित सारे राजज्योतिषी चंदर की भविष्यवाणी को मान गए। वे नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, चंदर, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अन्नदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। चंदर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने पुनः चंद्र से आग्रह किया।
राजा की बात सुनकर चंदर बोला, सरकार, मेरे बेटे तो बहुत मूर्ख हैं। हाँ, मेरी पुत्र वधू बहुत योग्य है। मैं उससे परामर्श करके आऊँगा, तब आपको बताऊंगा। ठीक है, जाओ, तुम इसी समय बहू से पूछकर आओ। राजा ने उसे घर पर भेज दिया। वह घर आकर बहू से परामर्श करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, ये कौन सी बड़ी बात है पिताजी, तुम राजा से वचन मांगो कि वह धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के घर में दिया ना जलने दे, यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात चंदर की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वह सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। दिवाली पर सबके घर में अंधेरा कराकर इसे क्या मिलेगा। वह कहने लगा, बेटी, मेरी समझ में तेरी उल्टी सीधी बातें नहीं आ रही हैं। मैं ऐसी बात राजा से कैसे कह सकता हूँ। वह तो गुस्से में भरकर मुझे पागल खाने में डलवा देंगे। आप घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात स्वयं क्यों सोच रहे हो। वे आपको कुछ नहीं कहेंगे पिताजी। जाओ, जैसा मैंने कहा आप वैसा ही कहना। फिर चंदर इतना सा मुंह लेकर दरबार में पहुंचा। वहां राजा ने उससे पूछा, कहो चंदर, क्या सलाह मशवरा करके आए हो। सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशवरा करके आया हूँ वह सब आपके सामने बता देता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे एक वचन दें कि आप मेरी बात पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दे दिया। फिर चंदर ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूल कर भी अपने घर में दिया ना जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में घी का दीपक जलेगा। चंदर की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चंदर, सारे नगर में अंधेरा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा। तुम ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और कोई अच्छी सी वस्तु मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मगर चंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पुनः जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। मैं इसके सिवाय आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा महाराज। और राजा को चंदर की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दे दिया था। उसे अपने वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने उसी दिन नगर में ऐलान करा दिया कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के इस आदेश से सारे नगर में हड़कंप मच गई। लोग राजा और चंदर को कोसने लगे। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो इस नगर में ऐसा हुआ नहीं था। यह तो सरासर राजा की जाति है। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, लेकिन उनकी बातें वहाँ सुनने वाला कौन था। और धनतेरस का दिन भी आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने अपने घरों में दीपक नहीं जलाए। पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चंदर के घर में घी का दीपक प्रकाशमान था। दिवाली का दिन भी आ गया। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आई हुई थी। उन्होंने उनसे पूछा, आज दिवाली का त्योहार है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जला रखा है। आखिर क्या बात है। रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई। वे अंधेरे में नहीं रुकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती है। वे उजाले की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में उन्हें चंदर के घर में दीपक जलता हुआ मिला। वे तुरंत उसी घर में घुस गई और वहाँ अपना आसन लगाकर जम गई। घर में सब लोग सो चुके थे। केवल नंद किशोर की बहू नींद के कारण ऊँघ रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई थी और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान कोठी देखकर चकित रह गई। कोठी सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। यह देखकर बहू बहुत प्रसन्न हुई। उसकी युक्ति काम कर गई थी। फिर उसने अपने पति तथा ससुर को जगाया और फिर चंदर के सभी बेटे जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान घर में देखकर हैरान हो रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया।
अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारी दरिद्रता के दिन दूर हुए, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिवाली के पर्व पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता पाया और सारी नगर में अंधेरा था, इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ आकर आसन जमा लिया है। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर चंदर की समझ में आ गया कि उसकी बहू ने क्यों राजा से यह बात कहलवाई थी। सुबह को बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने को कहा, मगर चंदर ने दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने उसे समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, अब हमें राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना है। आप उनसे जाकर कहें कि मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया था कि प्रकाश युक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था, अतः अंधकार के कारण विपदा टल गई है। फिर ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएंगे। बहू की बात सुनकर चंदर दरबार में उपस्थित हुआ और बहू द्वारा कहे गए वाक्यों को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में प्रसन्न हो गया और चंदर को राजा ने बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब वे अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी खुशी दिन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में अधिक व्यक्तियों का होना अच्छा है, लेकिन यदि वे सब के सब बुद्धिहीन हो तो इससे बड़ा अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। यदि उस परिवार में एक व्यक्ति भी बुद्धिमान है तो वे अपने पूरे परिवार की नाव को खींचकर ले जा सकता है। जिस प्रकार चंदर के बेटे की बहू ने उसके घर की काया ही पलट डाली। धन्यवाद।